चलिए पहले ईएलपी दे दें, जिसमें जितना आपने दिया था एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। न्यूटन्स लॉ एनएलएम वाली निकाल लो पहले। इसमें ईएलपी 1 में जो भी आपके डाउट्स रहे हो वो पूछ लें। 10 का थर्ड, ईएलपी 1 क्वेश्चन नंबर 10, 10 का थर्ड। औसत बल, और औसत बल के लिए हम क्या निकालते हैं बेटे? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो हमने लिख दिया एफ एवरेज, और ये हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। इसको और क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम, संवेग में क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मैं मास कॉमन लेकर यहां क्या लिख सकता हूं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया हमारे एफ एवरेज तक का। सब लोग यहां तक जरूर लिखेंगे। फिर उसके बाद बात आती है कि मुझे औसत बल कहां से कहां तक का बताना है। तो मेरे पास दो समय दिए हैं, एक तो 0 और एक दिया है 10। यानी सबसे पहले तो मेरा काम होना चाहिए कि मुझे t बराबर 0 पर क्या पता हो जाए? वेलोसिटी। कैसे पता लगेगी वो वेलोसिटी? जो फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी बराबर 2t² माइनस 12t। और जैसे इसमें 0 रखूंगा वेलोसिटी 0 आ जाएगी। और जैसे मैं यहां पर 10 रखूंगा, 10 के हिसाब से 10 का स्क्वायर 100, 200 माइनस 120 80। और बाकी सारी चीजें यहां पर फॉर्मूले में रख दो। ये है मास, मास कितना? 2 किलो। वी फाइनल 80 माइनस 0, और समय कितना है? 10 सेकेंड। तो आ जाएगा 16 न्यूटन। फोर्टीन। एक बार मुझे नोट्स दिखाओ क्लास वाले। 14 वाला ऐसा क्वेश्चन किया था क्या अपन ने? चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है। पहले उसके पहले कोई 11वां पूछ रहा है? 11वां कौन पूछ रहा है भैया? क्वेश्चन 11 में अपने को बोला है कार 30 मीटर के वेग से पूर्व दिशा में गति कर रही है। तो हमने यहां पर उसको पूर्व दिशा में 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यानी 30 आई कैप से चला दिया। और 10 सेकंड के बाद ये कार पश्चिम में गति करती नजर आ रही है, यानी 10 सेकंड के बाद इसका वेग हमने बता दिया -70 आई कैप। और अपने को बताना है कार पर औसत बल। सेम वही फॉर्मूला मैं फिर से लगा दूंगा, और यहां से कह दूंगा कि जो औसत बल यहां से मुझे निकालना है, इस औसत बल के हिसाब से हम बोल देंगे कि कार का द्रव्यमान कितना है? 500। अंतिम वेग कितना है? -70 आई कैप। माइनस लगाकर प्रारंभिक वेग कितना है? 30 आई कैप। डिवाइड बाय कितनी देर में हुआ ये कांड? 10 सेकंड में। तो यहां पर 0 से 0 काटकर ये हो जाएगा 50 बाहर, और जोड़ेंगे तो माइनस का 100 आई कैप हो जाएगा। गुणा कर लो, दिशा भी पता लग जाएगी कि माइनस आई कैप यानी पश्चिम दिशा। सही है। इसके बाद 13। यार भाई ये 13 तो क्लास में किए थे ऐसे सवाल, शायद बैट बॉल वाले। 6 से आ रही है बॉल, बल्ले से टकराई, 90 डिग्री मुड़ गई, 8 से जा रही है, संपर्क समय दिया है औसत। फिर क्या फायदा है तुम्हें समझाने का? बैल ही रहे तुम। चलो बता देता हूं एक आखिरी बार। हमने यहां से देखा कि ये गेंद आ रही है सीधा 6 के वेग से, और 6 के वेग से आकर टकराकर मान लो 90 डिग्री पर कुछ ऐसे जाती हमने दिखा दी है, 90 डिग्री मोड़ दी। तो आते हुई गेंद का संवेग में 12 लिख सकता हूं बेटा, और जाती हुई का 16। तो संवेग में परिवर्तन कितना लिख दोगे? 16 जे कैप माइनस 12 आई कैप। और संवेग में परिवर्तन को किससे डिवाइड करना है? समय से। कितना है समय? 0.1। यही औसत बल हो गया। बस इसका परिमाण निकालना है। तो ऊपर का परिमाण मैं जानता हूं 20। कौन है ऐसा जो बार बार 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेगा? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 20 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अरे भैया ऐसी चीजें मैंने बता रखी है ना। मैं फिर से लिख देता हूं प्रभु, मैं फिर से लिख देता हूं।
खोपड़े में घुस जानी चाहिए बात। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 तक और कोई डाउट? 14 में यहां पर कहा है एक द्रव्यमान कुछ 5 किलो का है, 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। तो देखो गौर से, 20 मीटर की ऊंचाई से यानी एच ऊंचाई से गिराया गया, तो टकराने के ठीक पहले उसका वेग निकालने के लिए क्या सिखाया था? 2GH। एच 20 है तो 20 गुणा 2 40 गुणा 10 400, 400 का अंडर रूट किस तरफ? नीचे की तरफ। तो क्या लिख दूंगा? -20 J कैप। टकरा के कितना उठी गेंद? तो 5 के हिसाब से यहां से क्या फॉर्मूला लगा देंगे? अंडर रूट 2G गुणा यानी 10 गुणा 5, 10 वापस सही आ जाएगा। 10 किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। ये क्या है? वेग। हाँ के ना? मैं द्रव्यमान से गुणा कर दूं यानी 5 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 50 J कैप। और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 100 J कैप। ये क्या हो गया? टकराने के ठीक पहले का यानी प्रारंभिक संवेग, ये बाद का यानी अंतिम संवेग। हमें निकालना क्या है? डेल्टा पी। तो ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस माइनस प्लस पी इनिशियल बटे, समय निकालना है ना, मतलब औसत बल निकालना है, तो डेल्टा टी से गुणा डिवाइड कर देंगे। तो 150 J कैप बटे 0.3 कितना आ जाएगा? 500 J कैप न्यूटन। अगर नहीं है ना, नहीं, बात सुन लो, काफी बार अपने को आभास हो जाता है कि यार गड़बड़ हो गई। तो मेरा ये कहना है कि अगर नहीं है ना तो कम से कम अच्छे फॉलोअर बनो कि हाँ ऐसा बताया था ना, ये फॉर्मूले, इनसे अपन, फॉर्मूले ऐसा नहीं कि अपन ने फॉर्मूले की बात की, हमने लॉजिक भी देखे हैं। और जब ये नहीं है तो लॉजिक तो गया भाड़ में, तो फिर अपन आ जाते किस पे? सस्ते काम पे, आसान काम पे। तो उसके हिसाब से एक्ट करें, और ये बहुत ही ऑथेंटिक चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा करेंगे तो कोई वो फलाना सवाल गलत हो जाएगा, गलत कुछ भी नहीं होगा। इस्तेमाल करें, प्रॉपर उनको यूज करें। अच्छा है ना? ठीक है बात। ऐसा कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब अभी तक अगर मैं बताऊं ना, तो पूर्ण रूपेण अपन ने डेल्टा पी पर ही काम किया है अब तक के सारे सवालों में। डेल्टा पी से अब शुरुआत से अब तक अपन उसके कम से कम 18-20 सवाल कर चुके हैं, और एक ही कॉन्सेप्ट है बार बार, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है। ईएलपी 2 तक में हमने कितना दिया था बेटा? 11 तक। जल्दी बताओ, ईएलपी 2 में कुछ पूछना हो तो। 1 मिनट। ईएलपी 2 में 5 तक, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर वाला सवाल बहुत आसान सवाल। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक डिस्क है, एम द्रव्यमान की डिस्क है भैया। एम द्रव्यमान की डिस्क है, किधर गिरेगी? किसकी वजह से? गिरा दो। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं गिरानी है, हवा में तैराना है। उसके लिए क्या चाहिए? बल। कौन लगाएगा? नीचे से पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो पत्थर ऐसे फेंके जा रहे हैं कि वो जाते हैं, टकराते हैं और वापस आते हैं। और टकराकर वापस आने वाली स्थिति में हमने देखा है संवेग में परिवर्तन पत्थरों पर। ऐसे कितने पत्थर, कितनी देर में? यही बल उसको हवा में तैराने के काम आना चाहिए, यानी mg के बराबर हो जाना चाहिए। खत्म। सारे मान दिए हुए हैं, अज्ञात मान यानी n आप निकाल लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन 7 तक, 6 6 गौर से सुन लो ये भी। एक बार नोट्स दिखाना मुझे, नोट्स से आइडिया लगेगा। चलो तो 6 में बात में बताता हूँ, या चलो सुन लो। क्वेश्चन 6 में यहां पर अपने को क्या कहा जा रहा है कि एक कोई
वर्गाकार अपना इस प्रकार का एक पथ है जिस पर एक कण चले जा रहा है, m द्रव्यमान का कण चले जा रहा है। अब देखना बेटा, जब वो यहां चलते जा रहा है, किसी नियत चाल से चले जा रहा है, जब यहां आ जाएगा तो उसके सामने समस्या क्या है, उसे मुड़ना है। मुड़ना है यानी संवेग में चेंज करना है। और संवेग में ऐसे प्यार से मुड़ना है कि अचानक मुड़ना है, तभी वर्ग बनेगा, तभी कोना वहां पर बनता नजर आएगा। अचानक मुड़ना है यानी अचानक वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आवेग। क्योंकि अचानक हुआ वेग या संवेग में परिवर्तन ही आवेग कहलाता है। यानी कुल मिलाकर प्रत्येक टर्न पर उसे एक आवेग चाहिए, प्रत्येक टर्न पर उसे एक, और वही आवेग, जितना आवेग चाहिए वो हमें ज्ञात करना है। और आवेग कुछ और नहीं होता, सिंपल संवेग में परिवर्तन को क्या लिखते हैं, पी फाइनल माइनस पी फाइनल, पी इनिशियल में से एम कॉमन ले लू तो क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस यहां वाले वेग को वी जे कैप और यहां वाले वेग को वी, और ऐसा करके मैं यहां पर लिख देता हूं वी जे कैप माइनस वी, जिसका मुझे क्या निकालना है, परिमाण। और परिमाण हो जाएगा m और इसका वैल्यू होता है √2। सही है। इसके बाद क्वेश्चन 7 पूछ रहा है कोई, नहीं ना, अपने को सिंपल बात है, यहां पर बल पूछा है और बल के लिए ढाल टेन थीटा, और थीटा भी दे रखा है इसने, तो पी पर बल हो जाएगा टेन 60, यानी कहां गया वो भाई, इससे मैं पूछ रहा था, छोड़ो। और क्यू पर बल 0। सही। आगे पूछ रहे हो 11 तक, 9 ये करते हैं, नवा वाला डिस्कस करना अपने को। और आगे 11 तक दिए थे, हो गए ना। चलिए मुझे वापस से नोट्स दिखाओ। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो उसी क्वेश्चन जैसा है जो ईएलपी में आपको दिया हुआ है, गौर से देख लेना। उसका क्षेत्रफल ही तो निकालना है यार। क्षेत्रफल कितना आया, ऊपर वाले छोटे किनारे का 10, ऊपर वाले बड़े बक्से का प्लस का 40 और नीचे वाले छोटे बक्से का -10, तो सबको जोड़ेंगे तो 40। चलिए, तो फिलहाल मैं यहां पर इस सवाल पर बात करता हूं, गौर से समझिएगा। ये वही सवाल है जो ईएलपी में सवाल नंबर 9 दिया हुआ है, सुनना समझना। ये इसके जस्ट पहले के सवाल आप गौर से देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ग्राफ पीटी का ग्राफ है। देखो एक बार पलट लो, एफटी का ग्राफ है। तो पीटी और एफटी के ग्राफों से हमने दो बातें सीखी। पी यानी संवेग, संवेग समय ग्राफ से ढाल देखने पर बल मिलता है। अरे उधर देखो भैया, संवेग समय ग्राफ में ढाल देखने पर बल मिलता है, और बल समय ग्राफ में क्षेत्रफल देखने पे संवेग में परिवर्तन प्राप्त होता है। पक्की बात। चलिए,
अब मैं आगे बात करता हूं कि यार अगर मान लो xt का ग्राफ दे दिया और xt का ग्राफ देकर अब अपने से यहां पूछा जा रहा है क्या आवेग, क्या आवेग ज्ञात करो। तो ध्यान से सुनना बेटा, आवेग क्या है? आवेग कुछ और नहीं है, अल्प समय में जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसके कारण उसके संवेग में परिवर्तन होता है। मैं शब्द वापस से बिल्कुल व्यवस्थित रूप से रिपीट करता हूं। अल्प समय में जब किसी वस्तु पर बल लगता है उसके कारण उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है, उसी संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। तो अल्प समय में बल लगने का मतलब मैं यहां से कहना चाहता हूं अचानक, कि अचानक यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो, रिपीट करता हूं, अचानक यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो तो वही संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाएगा। जैसे गेंद आ रही है और बैट से मार दिया और अचानक, अचानक ही हुआ जो भी हुआ, अचानक वो गेंद अपने परिवर्तित संवेग से किसी दूसरी दिशा में जाने लगी। जमीन से गेंद किसी ऊंचाई से गेंद गिर रही थी, सतह से टकराई और टकराकर ऊपर की ओर जाने लगी सडनली, यानी बहुत कम क्षण भर में ये सारा काम हो गया, अचानक उसके संवेग में परिवर्तन हो गया। तो इस एक्सटी ग्राफ से हमें कुछ वैसी ही फीलिंग लेनी है। हमें ज्ञात चीज जो करनी है वो है आवेग। आवेग को हम फिर से कहते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी को मैं फिर से यहां पर लिख दूंगा एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सुनना बात को, जितना दिमाग हो पूरे दिमाग को इस्तेमाल करके सुनना, आपको बहुत आसान लगेगी चीज। तो हमने यहां से कहा कि यार ये एक्सटी ग्राफ जो है इसमें अगर मैं देखता गया जाऊं तो यहां से तो मुझे लगातार ये जो चीज है ये कैसी नजर आ रही है, सरल रेखा। एक्स टी का अगर ग्राफ सरल रेखा नजर आता है, स्ट्रेट लाइन नजर आता है, तो जो वेग है वो कैसा होगा, कांस्टेंट। मानते हैं? यानी यहां से यहां तक वेग में कोई परिवर्तन, यहां तक वेग क्या है, कांस्टेंट। पर यहां पर आते से ही इसके पहले अलग वेग था और यहां वेग क्या हो गया, शून्य। यानी बिल्कुल इस कोने पर, यानी इस क्षण पर, इसको क्षण कह सकता हूं, इस क्षण पर अचानक से वेग क्या हो गया, बदल गया। और अचानक वेग में हुए परिवर्तन से संवेग में परिवर्तन होगा और उसी संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। यानी अगर मुझे आवेग ज्ञात करना है तो संवेग में परिवर्तन ज्ञात कर लेना चाहिए, और संवेग में परिवर्तन ज्ञात करना है तो द्रव्यमान m कॉमन लेकर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर इसमें डेटा दे दिया। मैंने कहा कि इस 2 सेकंड वाले समय पर कण जहां 40 मीटर पर है वहां अचानक ग्राफ मुड़ गया। यानी मुड़ गया क्या मतलब क्या होता है ये भी गौर से समझे कि बेटे एक देखो, एक तो ऐसा ग्राफ होगा जिसमें ऐसे नुकीले किनारे नजर आएंगे, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ में नुकीले किनारे का मतलब यह है कि इसके पहले ढाल अलग है, इसके ठीक बाद ढाल, ढाल बदल गया अचानक से, इसका मतलब यहां पर अचानक से वेग बदल गया। अचानक से वेग बदल गया यानी यहां इस नुकीले किनारे पर ही इसे क्या मिला है, आवेग। यानी एक्सटी ग्राफ में जहां जहां ये नुकीले किनारे प्राप्त होते हैं हर जगह उसे कोई ना कोई आवेग जरूर प्राप्त हुआ होगा। हाँ के ना? सबसे पहले तो ये बना लें, कहीं भी आजू बाजू साइड में ऊपर। बना? तो अब अगले सवाल में हम इस बात पर आ जाते हैं कि यहां पर निश्चित रूप से एक ये नुकीला किनारा ही है। जो ग्राफ पहले ऐसे जा रहा था, जो पहले ऐसे जा रहा था अब वो ग्राफ ऐसे जाने लगा और एक ये नुकीला किनारा हमें मिलता है। यानी आवेग जो मिला है बिल्कुल इसी क्षण पर मिला है, अचानक। तो मुझे आवेग निकालना है, सारी बातें क्लियर है। मास कितना दे दिया,
अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, अरे कितना है? तो वेग निकालने के लिए एक्स टी का ढाल निकालना पड़ेगा। अंतिम वेग क्यों जीरो है, कोई बता सकता है? ढाल जीरो है, क्षैतिज रेखा, ढाल जीरो। और उस कोने के ठीक पहले, उस कोने के ठीक पहले ढाल पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। और उस ढाल का मान निकालना है, तो ढाल कौन? टेन थीटा। ढाल कौन? टेन थीटा कौन? लंब बटे आधार। टेन थीटा कौन? लंब का मान कितना है, आधार का मान कितना है? तो यहां से जो अंतिम वेग है हमारा, उसे क्या लिखा जा सकता है? 40/2, यानी, हाँ प्रभु, तो क्या लिख दूंगा? 20। तो कितना आ जाएगा? -40 kg/मीटर/सेकंड आवेग का मान हो जाएगा। क्या? हाँ, तो फाइनल जीरो माइनस इनिशियल, इनिशियल 20, फाइनल जीरो, इनिशियल 20। नहीं, अरे इस कोने के बाद, बाद मतलब फाइनल, कोने के पहले इनिशियल। इनिशियल वाला ढाल धनात्मक, उसका मान 20। बाद वाला ढाल क्षैतिज, क्षैतिज मतलब जीरो, जीरो की फाइनल की जगह जीरो, इनिशियल की जगह 20, -20 × 2 -40। तो बिल्कुल इसी आधार पर इस सवाल को ट्राई करें। क्या हुआ? मास, मास ले लो, मास यार, आधा किलो ले लो। कितना? -50? बताओ बाकी लोग। 25, -25। मुझे लगता है -50 आना चाहिए। देखिएगा, पहली बात तो, नुकीला किनारा इस ग्राफ में कहां नजर आ रहा है? t = 2 पर। क्योंकि देखो, जीरो से तो ये शुरू हुआ, शुरू होकर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इधर भी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जो परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, यानी आवेग जो मिला है वो उसी बिंदु पर मिला है। और आवेग निकालना है तो उसका सबसे बढ़िया सस्ता उपाय है m कॉमन लेकर v फाइनल माइनस v फाइनल और v इनिशियल निकालना है। यानी इसके जस्ट बाद क्या होगा? v फाइनल, और इसके जस्ट पहले क्या होगा? v
इनिशियल वाला ढाल धनात्मक है कि नहीं है, बाद वाला ढाल ऋणात्मक है कि नहीं है, तो यहां से हम लिख सकते हैं एम एम कितना है 0.5 वी फाइनल। पहले हम बात कर लेते हैं इनिशियल वाले की बात कर लेते हैं। अब ये जो ढाल इस रेखा का ढाल निकलेगा, इस रेखा का ढाल कैसे लिखने का, ढाल टेन थीटा बराबर लंब बटे लंब कितना, आधार कितना, तो कितना 50। तो यहां से इनिशियल वाला वेग हो गया +50। क्या बोलते हो, इनिशियल वाला वेग लिख लिया मैंने, फिलहाल फॉर्मूले में बाद में रख लेंगे, पहले वही लिख लिया। इधर ये वाला ऋणात्मक है कि नहीं है, यानी जो भी वेग आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक। अब ऋणात्मक में कितना आएगा, वापस से लंब बटे वापस से कितना 50। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अंतिम वेग -50, फिर लगाएंगे माइनस और फिर प्रारंभिक वेग +50, और दोनों माइनस माइनस मिलकर माइनस का 100 और माइनस का 100, ये 0.5 1/2 ही होता है, आधा किलो बोलते हैं ना अपन इसको। तो यहां से कितना हो जाएगा, -50 kg मीटर वर्ग। कोई कठिनाई नहीं है, सिंपल बात है, बहुत स्मूथ आराम से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम न्यूटन सेकंड लॉ में बात कर रहे थे F इज इक्वल टू dp/dt की। अब यहां से आगे इसके क्या क्या यूजेस होते हैं उन पर बात करूंगा, कि P बराबर क्या होता है mv, और जब सवालों में द्रव्यमान m नियत दिया जाएगा, कांस्टेंट दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F को लिखा जाएगा d/dt, P को लिखा जाएगा mv, m नियत है तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा m dv/dt a। तो ये हो जाएगा F नेट बराबर ma। और अगर मैं यहां पर त्वरण में इंटरेस्टेड हूं तो त्वरण हो जाएगा उस वस्तु पर लग रहा कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। कुल बल निकालने के लिए काम किया जाएगा बेटा, सभी बलों का सदिश योग, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। दिशाएं आई कैप जे कैप के कैप किधर लेनी है सब अपने को पता है, ठीक है।
आज डेट क्या है? महीना 6। हाँ जी। तो सिंपल सी बातें यहाँ पर ये है, गौर से सुन लीजिएगा। हमने यहाँ पर जैसा कहा कि जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, हमें कुल बल चाहिए। और कुल बल मतलब सदिशों का, सभी बलों का सदिश योग। तो सदिश योग कितना हो जाएगा, मुझे बस ये बता दें। 40 आई कैप। क्योंकि पहला वाला बल इस दिशा में बेटा, इसको क्या लिख दिया जाएगा, इसको लिख दिया जाएगा 50 आई कैप। और ये वाला -10 आई कैप। जब अपन इनका योग करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 40 आई कैप। और द्रव्यमान कितना है, 2। तो यहां से ये हो जाएगा 20 आई कैप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और परिमाण मैंने एक बात फिर से कही थी कि जब यहां सिंपल आई कैप जे कैप वाली चीजें हो तो परिमाण बहुत आसानी से सीधा जो दिख रहा है वही लिख दिया जाता है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बात यहां पर आई, और इस स्थिति में अपने को त्वरण निकालना है। तो त्वरण सदिश के लिए कुल मिलाकर अपने को जो बल लग रहा है और उसका द्रव्यमान यहां पर अपन डिवाइड कर देंगे। तो जो बल है वो है 4 आई कैप प्लस 4√3 जे कैप। और जो द्रव्यमान है 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप। ये तो हो गया त्वरण सदिश, और त्वरण सदिश का परिमाण निकालना है। तो आपको मुझे क्या करना है, चूंकि यहाँ आई कैप भी है, और तो मुझे वो अंडर रूट के अंदर पूरा कार्य करना है। 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4। इसमें कि अपन यहां पर पहले अगर चाहे कुल बल लिखना, तो कुल बल कितना हो जाएगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और अगर मैं यहां से त्वरण लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, इसी को द्रव्यमान से डिवाइड कर दूं, यही क्या हो जाएगा, त्वरण। और अगर मैं इस त्वरण का परिमाण निकालना चाहता हूं तो परिमाण नीचे तो 2 का 2 ही रहेगा ना, परिमाण ऊपर 4 और 3 का क्या हो जाएगा, 5। तो त्वरण का परिमाण हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया इधर का ये।
हाँ, अरे काहे को जीरो यार। हाँ, 5 बल्ले मेरे भाई, पहले वाले में। फिर भी गलत है। पहले वाले को एक बार मैं बता देता हूँ। 5 बल है, 5 में से 4 बल तो सीधा सीधे अक्षों की तरफ है, उनको अपने को घटकों में वियोजित नहीं करना है। सिर्फ एकमात्र बल 50√2 जो है उसे अपने अक्षों के अनुदिश घटकों में वियोजित करना है। उसमें से सबसे पहले मैं इसको देखता हूं, कोण को देखता हूं, और देखता हूं कि ये वाला जो घटक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 50√2 का कॉस 45 घटक, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साइन 45 घटक। और कॉस 45 और साइन 45 1/√2, यानी कुल मिलाकर मुझे इसी को √2 से डिवाइड करना है, तो ये भी 50 और ये भी। अब अपना सबसे पहला काम हमेशा क्या होना चाहिए, इन ऊर्ध्वाधर बलों को तोल लें। ऊर्ध्वाधर में यहाँ 50 ये घटक आया, 10 पहले से 60, और नीचे तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ बचा 20, जिसे लिख सकता हूं 20 जे कैप। फिर क्षैतिज वालों पर आ जाता हूं। क्षैतिज में उधर है 50 और इधर 50 और 20 70, तो इधर क्षैतिज में कितना आ जाएगा, 20 आई कैप। तो यहां से कुल बल एफ नेट जिन्हें आप कहना चाहते हैं वो बन जाएंगे 20 का आई कैप प्लस 20 का जे कैप। और इसको अगर द्रव्यमान से अपन डिवाइड कर देंगे जो कि कितना है 10, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस, और इसका परिमाण अगर निकालना चाहे तो परिमाण यहां से निकाल देंगे रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो मिलजुल कर बनता है 2√2, 21 की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। दूसरे वाले का बोला नहीं किसी ने आंसर अभी तक। हाँ, 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप बाई 2। तो अपन यहां पर पहले घटक ले लेते हैं, और मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है एक चीज मैंने डिस्कस जरूर की होगी, कि जब हम किन्हीं सदिशों के घटक लेते हैं उनमें जब 37 और 53 डिग्री के कोण होते हैं, तो उनके सीधे सीधे मान ज्ञात करने का एक तरीका मैंने यहाँ पर बताया था। घटक लेते काम वही है, घटक ही लेना है, पर उनका डायरेक्ट वैल्यू का तरीका जैसे मैंने बताया कि जब 20 होता है तो 20 के दो घटक क्या होते हैं, 12 और 16। अभी थोड़ी देर पहले भी लिखे थे मैंने, 20 के दो घटक क्या होते हैं, 12 और फिर मैंने कहा था कि जिस तरफ छोटा कोण होगा उधर वाला घटक बड़ा, शायद।
तो इस हिसाब से ये वाला घटक, क्योंकि 20 का एक तो 12 घटक बनेगा, एक 16 घटक बनेगा, कोण 37 छोटा है, तो ये वाला घटक, तो ये वाला घटक 12, 15 के दो घटक बनते हैं 9 और 12। अब आप कहेंगे कैसे बनते बेटा, उसके लिए तो फिर दिमाग चाहिएगा थोड़ा सा। तो ये 15 के घटक हो जाएंगे 9 और 12, उसमें से जो बड़ा कोण है उधर वाला घटक छोटा, और जो दूसरी तरफ वाला अपने आप बड़ा। तो ये आराम से हमने बिना कोई कैलकुलेशन, ना कोई साइन थीटा कॉस थीटा याद रखे बिना हमने सीधे सीधे घटक कर लिए। अब नाप तोल लेते, मैंने कहा पहले ऊर्ध्वाधर घटकों को नाप तोल लो, ऊपर नीचे, ऊपर कितना बचेगा 6, इधर उधर उधर 9, इधर 16, तो कुल बल यहां पर कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा 7i प्लस 6g। और किससे डिवाइड करना है, मास से, तो ये हो जाएगा 7i प्लस 6g, मास है 2। इसको परिमाण रूप में बदलना है तो अंडर रूट के अंदर लिख देंगे 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बटे 2। और ये हो जाएगा अंडर रूट 85/, एक मिनट, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हो गया यहां तक। मैं फिर से आपको वापस से उस सीक्वेंस पर लेकर आता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा है और हमें आगे अभी क्या और जानना है। गौर से देखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ, अभी हमने क्या बात की, मास कांस्टेंट, तो क्या मिला, एफ नेट बराबर एम ए। अरे हाँ, अब एक और चीज जो दूसरी हम जानना चाह रहे हैं, अब वेग v कांस्टेंट रहेगा, तो वापस से हम क्या लिखेंगे, एफ नेट बराबर डी बाई डी टी, और संवेग को लिखेंगे एम वी, और v क्या हो, नियत कांस्टेंट, तो अवकलन से बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा, डीएम बाई डी एफ नेट। ये किस प्रकार के निकायों में काम आती है चीज, उसको अपन फोकस करते हैं। ये यहां पर निकाय जिसको अपन कहते हैं, ऐसा ही लिख लेना, बिल्कुल ऐसा लिख लेना, वेरिएबल मास सिस्टम, यानी ऐसे निकाय जिनसे लगातार कोई एक मास परिवर्ती रूप से बाहर निकल रहा होता है किसी v वेग से। जैसे एक पाइप से लगातार पानी बाहर निकलता है, तो पानी को बल चाहिएगा किधर, आगे, तो बिल्कुल वही पानी पाइप पर भी पीछे बल लगा देता है। अरे हाँ, कितना बल चाहिए होता है उस पानी को या उस पाइप को, उसी बल को अपन यहां पर किससे लिखते हैं, v dm बाय dt से। यानी कुल मिलाकर यहां पर सबसे पहला अपन लिख लेते हैं वाटर जेट, वाटर जेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, जल प्रवाह, पानी जेट, वाह वाह,
जियो, इधर देख ले अब। तो यहां पर फर्स्ट वाटर जेट की हम बात करते हैं, सिस्टम यहां पर कैसा रहता है। चलो, नहीं नहीं, इतना इतना तो मुझे पता है कि नहीं पता होगा तुम्हें। तो देख लो यहां ध्यान से, अरे इधर देख लो, यहां पर ये हो जाएगा कि हमारे पास उस वाटर जेट या उस पाइप से जो पानी जिस वेग से बाहर निकल रहा है वो वेग है v। और यहां पर एक दूसरी चीज जिसे हम लिखते हैं dm/dt, ये होता है द्रव्यमान प्रवाह की दर, यानी प्रति सेकंड कितना द्रव्यमान वहां से बाहर निकलना चाहता है। तो जितना ज्यादा द्रव्यमान उस पाइप से बाहर निकलेगा तो अपने को पता है अपने को उतने ही ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। इसको कुल मिला के यूं भी सोच लो कि अगर अपन ने एक मोटा पाइप लिया है जिससे पानी बाहर निकालना है, तो ऑब्वियसली जो मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मोटर की शक्ति होनी चाहिए। जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतना ही ज्यादा वो बल लगा सकती है, उतना ही ज्यादा पानी वहां पर प्रवाहित हो सकता है। तो सारी चीजें रिलेटेड यहाँ पर हमें दिखती है। ठीक है बात। जितने ज्यादा वेग से निकालना है मोटर की शक्ति वापस से उतनी ही ज्यादा, उतना ही ज्यादा बल चाहिए यार। तो कुल मिलाकर जो बल यहाँ पर अपने को चाहिएगा, या कुल जो बल उस पर लग रहा है, वो दोनों चीजों पर निर्भर करता है, वेग पर v पर भी, और जो द्रव्यमान प्रवाह की दर है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है। तो यहां से हमने कुछ वाटर जेट का ऐसा सिस्टम सीखा है। इसमें ज्यादा दिमाग की बात नहीं है। मैं चलो एक चीज जो बता रहा था कि ये वेरिएबल मास सिस्टम कहाँ कहाँ पर काम आता है। वेरिएबल मास सिस्टम बिल्कुल सामान्य से उदाहरण होते हैं। यानी v dm/dt फॉर्मूला कहाँ लगता है, उसके सीधे से एग्जांपल, एक तो आपने देख लिया वाटर जेट, रॉकेट आपने देखा, रॉकेट भी बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पर काम करता है। रॉकेट में क्या होता है, चलो रॉकेट को सुनने से पहले एक गुब्बारे को सुनते हैं। गुब्बारा जिसमें अपन ने हवा भर दी है, और अब हवा भरकर उस गुब्बारे को जैसे ही छोड़ेंगे, तेजी से हवा उस छेद से बाहर निकलेगी, और जितनी तेजी से जितने ज्यादा वेग से बाहर निकलेगी गुब्बारे पर, उतना ही ज्यादा बल अपने को नजर आता है कि नहीं आता है। क्योंकि जितना वहां से अपने को वेग बाहर निकलता नजर आएगा, और जितनी ज्यादा गैस निकलती नजर आएगी, जितनी ज्यादा गैस का मतलब क्या है, dm/dt जितना ज्यादा होगा, और जितना वेग ज्यादा होगा, अपने को गुब्बारे पर उतना ही ज्यादा बल लगता नजर आएगा। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट अपन इस्तेमाल करते हैं रॉकेट के लिए, कि रॉकेट में भी यही चीज अपने को चाहिए होती है कि रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है ऊपर की ओर, तो उसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि नीचे से गैसों को, उसमें नीचे गैसेस भरी होती है, उसमें ईंधन के नाम पर उसमें गैसेस भरी होती है। वो गैसेस खुद जलती हैं, और गैस जब जलेगी उसका तापमान ज्यादा होगा तो उसका आयतन, और जितना ज्यादा आयतन होगा वो उतनी ही तेजी से बाहर निकलने का प्रयास करेंगी। हाँ के ना, कुकर, प्रेशर कुकर, बिल्कुल वैसे ही, कि जितना ज्यादा ताप बढ़ेगा, जितना ज्यादा वहां से वो गैसें जलेंगी, तो उस हिसाब से उतना ही ज्यादा उनका आयतन बढ़ेगा। और जब बहुत ज्यादा आयतन उस रॉकेट से नीचे से निकलने का प्रयास करेगा, तो बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी मतलब वी ज्यादा, अरे हाँ, वी जितना ज्यादा संभव हो सकता है उतना हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वी होगा उतना ही बल ज्यादा लगेगा। और dm/dt क्या हो जाएगा, कि जो गैसों के बाहर द्रव्यमान प्रवाह की दर है वो कितनी है। द्रव्यमान प्रवाह की दर हम बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों? क्या क्या बोल रहा है? अरे बोलना बेटा, अरे बोलना मुन्ना। कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। चलो, इसलिए क्योंकि सारा ईंधन जल्दी खत्म कर देंगे तो फिर आगे क्या करेंगे, है ना। इसीलिए मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होता है कि हमें गैसों को, रॉकेट के मतलब सक्सेसफुल रॉकेट वही है जिसमें गैसेस, फ्यूल ज्यादा चले, फ्यूल ज्यादा चले, और अच्छे से जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता उसको बल की है, उतना बल प्रोवाइड करा दिया जाए। और इसके लिए सबसे बेस्ट काम यह है कि वहां पर सबसे सक्षम इंजन वहां उसमें लगाया जाए, जो गैसों को पर्याप्त तापमान पर गर्म करके उनको बाहर निकाल पाए। ठीक है बात, वो छोड़ो, वो सारी बात एक तरफ करते हैं। हमारा सिंपल सा काम कहाँ पे आ गया, F बराबर v dm/dt, ये रॉकेट में काम आएगा। ठीक है बात। चलिए,
तो हम वापस अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। फिलहाल हम फिर से वाटर जेट पर बात कर लेते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं किसी को नहीं पता। पर यहां पर अपने को जो दो चीजें ध्यान रखनी है वो है v और dm बाई dt। यदि सवाल में dm बाई dt यानी द्रव्यमान प्रवाह की दर सीधी दी हुई है तो यही सेम फॉर्मूला काम आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जटिल बनाने के लिए एक चीज यहां पर और कर दी जाती है, वो ये है कि वहां पर dm बाई dt यानी द्रव्यमान प्रवाह की दर सीधी ना देकर, ध्यान से सुन लो बेटा, वहां पर अपने को रॉ यानी उस जो भी द्रव वहां पर है उसका घनत्व ए यानी जिस भी पाइप का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो, और वी जिस वेग से पाइप से पानी बाहर निकल रहा है, वो तीन अलग अलग चीजें सवाल में लिखी जाती है, दी जाती है। और फिर कहा जाता है कि अब बताओ कितना बल लगेगा। यानी कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि ये पाइप हो गया मेरे भाई, इस पाइप से यहां से जो भी लिक्विड है वो लिक्विड बाहर फ्लो कराना है भैया। उस पानी से उस लिक्विड को बाहर फ्लो कराने का वेग दे दिया जाएगा। मुझे डीएम बाई डी टी नहीं दिया जाएगा, मुझे कुछ पता करना है, उसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होगी, रॉ घनत्व, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और वेग दे दिया। और अब अपने को इन तीन जानकारियों से क्या निकालना होगा, तब जाकर क्या निकाल पाएंगे, बल। मानते हैं। और डीएम बाई डी टी कैसे निकलता है ये बहुत आगे तक भी काम आएगा। प्लीज इस काम को सब लोग जितना दिमाग हो पूरा लगा दें। और यहां पर गौर से सुने कि यदि ये जो पाइप है, इस पाइप से, अच्छा मुझे पता क्या करना है, पहले फिर से क्लियर कर लो, डीएम बाय डी टी। तो मैंने कहा डीएम यानी वो द्रव्यमान जो dt समय में बाहर आ रहा है, हाँ कि ना, पाइप से डीएम द्रव्यमान जो dt समय में बाहर आ रहा है। और हम जानते हैं कि यहां से मान लो मैंने इस पाइप से dt समय में इतना द्रव्यमान बाहर आते देखा, थोड़ा अलग बना रहा हूं यहां से, कि इतना द्रव्यमान बाहर आ रहा है, किस वेग से, dt समय में लिक्विड। तो मुझे बताइए कितनी लंबाई का पानी बाहर आएगा, अरे पानी चल किस वेग से रहा है, और टी समय में कितना चलेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी, समय कितना, तो पानी कितना चल के बाहर आएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, आयतन बता सकते हो, आयतन किसी भी बेलनाकार ज्यामिति का हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। और आयतन से मुझे नहीं, मुझे द्रव्यमान से काम है, तो द्रव्यमान बराबर, अरे हाँ भैया, तो क्या हो जाएगा, रॉ ए वी डी टी। इसी द्रव्यमान को हमने क्या कहना चाहा है, क्योंकि यही वो द्रव्यमान है जो dt समय में बाहर आया है। तो डीएम बराबर किससे भाग देना है, तो dt को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डीएम बाय dt बराबर, क्या याद रहेगा। अब पूछा जाए कि बताइए इस पानी पर या इस पाइप पर कितना बल लगेगा, बल उधर है, तो एफ जो लग रहा होगा उस एफ के लिए लिख देंगे वी, और लिख देंगे रॉ ए वी, मिलकर रॉ ए वी स्क्वायर हो जाएगा। लिखे तुरंत। यानी कुल मिलाकर स्थिति एक ही है, बोर्ड पर लिखी प्रत्येक चीज एक ही चीज के लिए लिखी है। बस बात इतनी सी है कि
इस तरफ का मुद्दा तब काम आएगा जब डीएम बाई डी टी सवाल में पका पकाया दिया हुआ हो, उस तरफ का मुद्दा तब काम आएगा जब वो डीएम बाई डी टी ना देकर रॉ ए और वी के रूप में हमें जानकारियां देने में इच्छुक हो। लिख लिया? जल्दी लिखो। क्या बोल रहा है? लिखा? चलिए, तो इसके हिसाब से कुछ अपन सवाल लिख लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं बात को, बात बहुत आसान सी है। जब भी किसी वाटर जेट को चलाया जाएगा तो वाटर जेट पर फोर्स जो लगेगा, या वाटर जेट जो फोर्स वो फील करता है, खुद महसूस करता है, वो डिपेंड करेगा वी डी एम बाय डी टी पर। स्थितियां दोनों आपके सामने हैं। डीएम बाई डी टी को कब रॉ ए वी लिखना है वो परिस्थितियों के हिसाब से हम सोच चुके होंगे। ओके, तो पहले कुछ साधारण सवाल लिख लेते हैं। एक क्षैतिज एक क्षैतिज चिकनी सतह पर एक क्षैतिज चिकनी सतह पर 2 केजी की वस्तु रखी है। एक वाटर जेट से एक वाटर जेट से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वाटर जेट से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वह 2 केजी प्रति सेकंड वह 2 केजी प्रति सेकंड की द्रव्यमान प्रवाह दर से
उस वस्तु पर बल लगाया जाता है। उस वस्तु पर बल लगाया जाता है। तो वाटर जेट द्वारा लगाया बल, तो वाटर जेट द्वारा लगाया बल वह वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। तो वाटर जेट द्वारा लगाया गया बल वह वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। बोलो। सीधी सी बात, यहाँ पर जो द्रव्यमान प्रवाह की दर है 2 है, वेग है 20 है, तो बल निकाल लेंगे 40। और वो बल किस पर लगा रहे हैं? उस वाटर जेट से वस्तु पर। तो वस्तु पर सीधा सीधा 40 न्यूटन का बल लग जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान बैटरी तो है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे और भी सिंपल सिंपल सवाल हो सकते हैं, मैं कुछ ठीक से सवाल यहां पर लेता हूं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लो। दीवार पर लगाया गया औसत बल ज्ञात करें। इसमें किसी को आपत्ति है? कोई भी? चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, वस्तु पर सॉरी दीवार पर लगाया गया औसत बल ज्ञात करें। ये दो स्थितियां मैंने फिलहाल आपके सामने बनाई है, और पहले भी अपन ऐसी बातें कर चुके हैं, तो गौर से ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें क्या कहा है कि एक वाटर जेट है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a, घनत्व रॉ, और जो पानी का जो प्रवाह की दर है वो v है। और पहली स्थिति ऐसी है कि जिसमें उस वाटर जेट से जो पानी निकलता है वो दीवार से टकरा के रुक जाता है। और दूसरी स्थिति में वही सेम वाटर जेट है, वही सारी कंडीशन है, और यहां दीवार से टकरा के वो पानी सारा वी वेग से रिबाउंड हो जाता है। अपने को बताना है दीवार पर लग रहा औसत वेग क्या होगा, औसत बल।
और बिल्कुल इसी परिस्थिति में एक और केस बन सकता है। तो बताइए, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, 2 ρ a v² cos थीटा। बढ़िया। देखो, आपने जैसे भी किया हो आंसर सबके सही है और कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट लगभग सबने सेम सोचा होगा। मैं फिर भी उसके लिए एक बात और करना चाहूंगा ताकि और चीज आपको शायद आसान लगे तुलनात्मक रूप से। तो गौर से सुनिएगा, आपका काम यहां पर सबसे पहले तो इस बात को महसूस करना है कि जो एफ एवरेज होता है, औसत बल होता है, वो होता है कुल मिलाकर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। आपका कितना इतना सा काम है कि आप इस वाटर जेट मानो मत। पहले तो सिंपल उस कॉन्सेप्ट से काम करो कि जैसे एक कोई द्रव्यमान m है, वो v वेग से जाता है और यहां जाकर टकराकर विराम पर आ जाता है, रुक जाता है। और इस स्थिति में आप यहां पर संवेग में परिवर्तन क्या लिखते हो बेटे? mv। हाँ के ना? परिमाणात्मक रूप में संवेग में हो रहा परिवर्तन mv। कितनी देर में? t समय में। इसी द्रव्यमान बटे समय को रो एवी। तो एफ एवरेज यहां से क्या हो जाएगा? रो ए वी और एक और वी मिलके सुनते जाना। वही चीज यहां पर अप्लाई करते हैं। यहां पर वी वेग से आता है, वी वेग से संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन समय, और यहां से एम बाई टी को तो क्या हो जाएगा? 2 ρ a v²। और बढ़िया, यहां आ जाते हैं। यहां पर मान लो कोई द्रव्यमान v वेग से चल रहा है, दो घटक होंगे। एक तो ये वाला घटक कॉस, अरे हाँ, ये वाला घटक साइन, ये वाला घटक साइन, ये वाला घटक कॉस। ये और ये में कोई परिवर्तन? परिवर्तन इसमें हुआ कि एक आ रहा है और एक, तो कुल मिलाकर परिवर्तन कितना हो जाता है? 2mv। कितनी देर में? और टी समय में तो m/t को, तो क्या हो जाएगा? 2 ρ a v² cos थीटा। इसमें उलझन थोड़ी सी कहां आ सकती है कि ज्यादा से ज्यादा वो कोण ये वाला ना देकर ये वाला दे देगा, तो जो कॉस है साइन बन जाएगा, साइन
तो जो बेकार वाली चीज है वो साइन है यानी कॉस में चल जाएगी, जो हमारे लिए काम की चीज है वो कॉस साइन में बदल जाएगा, आंसर में साइन आ जाएगा। इससे ज्यादा कोई चेंज ऐसे किसी भी पैटर्न में नहीं है। तुरंत लिख लें इनको। लिखा होगा तो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम हेडिंग डाल लेंगे, लिख लो तो। चले, न्यूटन थर्ड लॉ या अंग्रेजी में भी लिख लो न्यूटन का तृतीय नियम। तो बात बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना। छोड़ो ना, क्या कलाकारी करूंगा। ये टेबल है मेरे भाई जिसके चार पैर है, दो पीछे नहीं दिख रहे हैं, दो आगे दिख रहे हैं। बहुत है। नहीं नहीं, 2D बहुत है। और यहां पर इसके ऊपर रखा हुआ है एक ब्लॉक। बात को ध्यान से शांति से सुन लेना। मैं कहानी पूरी यहां बताऊंगा, उसके बाद सिर्फ मैं पॉइंट बोलूंगा जो आप हाँ इस कहानी से रिलेट कर लेंगे। हम न्यूटन के तृतीय नियम की बात करना चाहते हैं और एक स्पष्ट लाइन न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक बल का, अगर कोई बल क्रिया के रूप में लग रहा है तो प्रत्येक बल की प्रतिक्रिया भी होती है जो परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होती है। यहां तक की बात है, उसके आगे की बातें हम करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये उदाहरण यहां पर लिखा है। और हमने यहाँ पर उसके लिए ये तो ग्राउंड हम बना देते हैं, ये टेबल हो गई और टेबल के ऊपर एक ब्लॉक हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक है बेटे, इस ब्लॉक पर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg। ये एक बल है, गुरुत्वीय बल। किसके कारण? पृथ्वी के कारण। किसके कारण? और यही चीज हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर इस वस्तु पर पृथ्वी ने बल लगाया है तो इसका विपरीत कार्य भी जरूर हुआ होगा, यानी इस वस्तु ने पृथ्वी पर भी बल लगाया होगा। तो मैं मान लेता हूं, पृथ्वी पूरी तो नहीं, मैं ये पृथ्वी की सतह बना दे रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पृथ्वी के केंद्र से ऊपर की ओर बिल्कुल बराबर परिमाण का बल पृथ्वी पर भी लगा होगा। तो हम यहां से कहते हैं कि प्रत्येक बल, जैसा आपने कहा, प्रत्येक बल जिसको अगर क्रिया कहते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया हमेशा मौजूद रहती है, परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत। और लगती कैसे है? हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर, यानी क्रिया प्रतिक्रिया कभी एक ही वस्तु पर नहीं लग सकती। यानी किसने किस पर बल लगाया? वस्तु पर पृथ्वी ने बल लगाया, तो एक बल तो लगेगा और एक बल लगेगा पृथ्वी पर। ऐसा नहीं हो सकता वस्तु ने पृथ्वी पर बल लगाया तो क्रिया भी वस्तु पे लगा दो और उसकी प्रतिक्रिया भी वस्तु पर ही लगा दो। बल हमेशा लगते हैं दो वस्तुओं के बीच में किसी न किसी एक प्रोसेस से, जिसको इंटरेक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। जब वो इंटरेक्ट करेंगी एक दूसरे से, इंटरेक्ट करने के कई सारे साधन संसाधन हो सकते हैं। एक गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वीय बल को इंटरेक्ट करने के लिए पास में बिल्कुल आकर टच करने की जरूरत, वो दूर से ही एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। चुंबकीय, दो चुंबकें जिनको एक दूसरे से संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, दो चुंबकीय दूर से भी आकर्षित या प्रतिकर्षित
कुल मिलाकर उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन के कारण बल वहां पर लगेंगे, एक वस्तु दूसरे पर लगाएगी, दूसरी पहले पर लगाएगी। तो हमने क्या कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया जो बल लगते हैं वो परिमाण में, दिशा में और हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, जिनके लिए संपर्क में आने की जरूरत नहीं होती। संपर्क में आने की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिलहाल गुरुत्वीय बल के लिए संपर्क में आने की जरूरत, चुंबकीय बल के लिए संपर्क में आने की जरूरत, स्थिर वैद्युतिक बल के लिए संपर्क में आने की जरूरत। पर जब हम संपर्क बल की बात करते हैं तो उसके लिए संपर्क में आने की जरूरत है। संपर्क बल मतलब जैसे आप टेबल पे बैठे हो तो आपने टेबल पे लगाया, टेबल ने आप पर, मेरे पे नहीं, तुम पर, टेबल ने तुम पे लगाया, सही बात। तो हमेशा यहां पर क्रिया प्रतिक्रिया बल का युग्म बनता है, वो युग्म बनता है, अलग अलग वस्तुओं पर बल लगता है। यानी आप और टेबल अब एक निकाय हो, उसमें एक वस्तु आप हो, एक वस्तु, तो जो वहां पर संपर्क बल लगेगा उस संपर्क बल में आप पर टेबल लगाएगी और टेबल पर आप लगाओगे। किस तरफ, टेबल आप पर किधर लगा रही है और आप टेबल को किधर पिचका रहे हो, नीचे। यहां तक की बात क्लियर हुई। ये जो दो बल होते हैं जिसको क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं, ये कभी भी अलग अलग नेचर के नहीं होते। जैसे इस वस्तु पर जो लगाया पृथ्वी ने बल, उस वो किस प्रकृति का है, गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का। तो ये वस्तु पृथ्वी पर कितना लगाएगी, mg, और ये भी किस प्रकृति का होगा, आपने टेबल पर लगाया n, संपर्क बल। कैसा, अरे संपर्क बल, तो टेबल आप पर क्या लगाएगी, संपर्क बल। सही बात है। ये बैग वैग पैक करने की जरूरत नहीं है, आराम से, आराम से। आज पहली बार आखिरी क्लास है, बैठेंगे शांति से, बड़े दिनों बाद मौका मिला है। जब तो बात को ध्यान से सुनना, किसी को ज्यादा जल्दी नहीं है, कल संडे है, ऑटो वाला चला भी जाएगा, पैदल जा सकते हो। सुन लो, सुन लो, जितना जल्दी सुनोगे मेरा काम यहाँ से फ्री हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या बात करते हैं कि ये लगने वाले जो बल है, जिसके लिए मैंने क्या कहा कि ये गुरुत्वीय बल भी हो सकता है, मतलब जो जो प्रकृति में संभव बल है वो सब प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया को फॉलो करेंगे। क्योंकि फिर पहला स्टेटमेंट आता है, क्योंकि कभी भी कोई भी बल बिना युग्म के मौजूद नहीं हो सकता। हर बल युग्म के रूप में मौजूद होता है, एकल बल इस प्रकृति में संभव। फिर कुछ होशियार की पूछ आके कहती है कि सर एकल बल भी संभव है, अति ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं उसे, और वो एकल बल के नाम पर एक उदाहरण देते हैं जिसे कहते हैं छद्म बल, स्यूडो फोर्स। तो फिर मैं उनको ये कहता हूं कि छद्म बल कोई वास्तविक बल, वो एक काल्पनिक बल है और कल्पना का कोई हाथ पैर नहीं होता। जो वास्तविक है, वास्तविकता के हाथ पैर होते हैं, यानी वास्तविकता के युग्म और, सॉरी, वास्तविकता की क्रिया और प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी अगर कोई वास्तविक बल है। ये इतनी सी बात रहती है। और चूंकि मैंने कहा कि जब भी क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगते हैं तो वो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। यानी अगर जैसे आप बैठे हो तो क्रिया आप पर लग रही है नॉर्मल ऊपर, तो टेबल पर लग रहा है नॉर्मल नीचे, तो क्रिया प्रतिक्रिया बल जब एक वस्तु पर लग ही नहीं सकते तो कभी वो एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, गौर से ध्यान से सुनिएगा। ये वस्तु, इस वस्तु पर नीचे क्या लगेगा, इस संपर्क सतह के कारण ऊपर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अरे हाँ, तभी तो ये वस्तु स्थिर अवस्था में है, पर ये एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये एक ही वस्तु पर है। इसकी प्रतिक्रिया तो ये है मेरे भाई, ये तो अलग बल है, और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण आया है और ये संपर्क के कारण आया है। ये दोनों एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया, इसके दो कारण हम यहां से दे सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया कभी एक ही वस्तु पर, क्रिया प्रतिक्रिया कभी अलग अलग प्रकृति की नहीं हो सकती। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव समान प्रकृति के होते हैं, जैसे घर्षण, कि जब हम चलेंगे तो हमारे पैरों पर घर्षण लगेगा आगे, तो जमीन पर घर्षण लगेगा पीछे। किसी को इन सब में कुछ समस्या, समस्या के नाम पर वापस मैं यहां पर ये एग्जांपल लेके आता हूं। मैंने कहा किसी को अभी भी ऐसा लगता है कि नॉर्मल ने mg को कैंसिल कर दिया है, इसका मतलब नॉर्मल और mg क्रिया प्रतिक्रिया बन गए हैं, नहीं। इसके इसके
सबूत के तौर पर, इधर ध्यान दे बेटा, जितना जितना बेहतर ध्यान आपने उनकी बातों पे दिया है ना, उनके उस हरकत पे, उतना बेहतर ध्यान मेरी बात पे देंगे ना, तो फिजिक्स सुधर जाएगी कम से कम। नहीं भी पढ़ोगे तो इतना हो जाएगा कि आपके 70 80 90 नंबर तो आने लग जाएंगे बिना पढ़े। तो सुन ले, तो बात को ध्यान से सुने। हमने यहाँ पर कुछ बातें जो कही है, मैं एक एक करके इनको रिपीट भी करूंगा। मैं चाहता हूँ अपन जाने से पहले उनको लिख के जाएं। सबसे पहले आप यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ, जितना जल्दी लिखेंगे उतना आपके फायदे के लिए बात रहेगी। प्रकृति में, प्रकृति में प्रत्येक क्रिया की, प्रत्येक क्रिया की, ब्रैकेट में लिख लो बल, एक परिमाण में बराबर, एक परिमाण में बराबर, एक परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत, एवं दिशा में विपरीत, एवं दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे उसको सीधी सी शब्दों में अपन कहना चाहें, दो वस्तुएं ए और बी है, दोनों एक दूसरे पर बल लगा रही है। जो भी मान लो ये गुरुत्वीय बल है तो गुरुत्वीय मान लो, विद्युत स्थितिकी बल है तो वो मान लो, चुंबकीय बल है तो वो मान लो। इस पर लग रहे बल को कैसे व्यक्त किया जाता है? एफ ए बी। समझते हैं? एफ ए बी का मतलब होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब ए पर बल बी के कारण, और इस पर हो जाएगा बी पर बल। इसको क्या लिख सकता हूं? एफ ए पर बल, एफ बी पर बल, और ये दोनों बल जो होते हैं ये दिशा में, इसीलिए यहां पर सदिश रूप में, और यहां पर इसको लिख देंगे बी ए। और ये जब ऐसे लिखा जाता है तो माइनस बताता है विपरीत दिशा को, और ऐसा लिख दिया मतलब परिमाण इन दोनों के बराबर है। तो ये चीज लिख लो जो मैंने नीचे लिखी है। जल्दी लिखो भाई। अबे लिख भी लो, ये बोलते रहोगे उससे क्या होगा। लिखा भैया जी? चलिए इसके बाद नोट करके अब इसके पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं। 3 4 पॉइंट है, फटाफट लिख लो। पहला नोट, नोट नंबर 1, बल सदैव क्रिया प्रतिक्रिया युग्म में पाए जाते हैं। बल सदैव क्रिया प्रतिक्रिया युग्म में पाए जाते हैं, तथा क्रिया व प्रतिक्रिया में, तथा क्रिया व प्रतिक्रिया में कोई टाइम गैप, जीएपी, कोई टाइम गैप, बिल्कुल ऐसा ही लिख ले, कोई टाइम गैप नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि पहले क्रिया होगी फिर उसके सेकंड 2 सेकंड बाद प्रतिक्रिया, सब एक साथ बिल्कुल, बिल्कुल एक साइमल्टेनियस प्रोसेस से होता है। दूसरे पॉइंट में, दूसरे नोट में लिखना, क्रिया प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया बल समान प्रकृति के होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल समान प्रकृति के होते हैं, एवं ये कभी, एवं ये कभी एक दूसरे को,
एवं ये कभी एक दूसरे को कैंसल निरस्त नहीं करते हैं, एवं ये कभी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, निरस्त नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर आरोपित होते हैं, क्योंकि ये हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर आरोपित होते हैं। अगली लाइन में लिख लो, क्रिया प्रतिक्रिया बलों के लिए क्रिया प्रतिक्रिया बलों के लिए क्रिया प्रतिक्रिया बलों के लिए वस्तुओं का संपर्क में आना आवश्यक नहीं होता है, वस्तुओं का संपर्क में आना आवश्यक नहीं होता है। उदाहरण गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल आदि। मुझे ईएलपी दे दे तुरंत। मुझे ये बताएं, ईएलपी सेकंड में 11 तक, तो ठीक है। ईएलपी 2 पूरी, ईएलपी 1 और 2 पूरी हो चुकी अपनी। ईएलपी 3 में 1 से 6, ईएलपी 3 में 1 से 6, और ईएलपी 4 में 10 से 15, ईएलपी 4 में 10 से 15, ठीक है। और जो पुराना अपना चल रहा था ईएलपी जो बेसिक मैथ्स वाला है, उसमें हम कहां तक पहुंच गए? 7 तक। तो संडे कल 8, 9, 10 तीनों निपटा लेना, यानी बेसिक मैथ्स वेक्टर का ईएलपी का जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा अपना। थैंक यू।